Hello, ladies and gentlemen. How you all doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your CDS preparation. So last time हमने अपने पार्लियामेंट के लेक्चर में जॉइंट सेटिंग में देख लिया था, ठीक है। अब हमारा बचा था फंड्स, बजट एंड पार्लियामेंट्री कमेटी। वो आज हम इस वीडियो में कवर करके अपना पार्लियामेंट को खत्म कर देंगे। ऑलराइट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम फंड्स की, ठीक है। देखो, बेसिकली आपके तीन टाइप्स के फंड होते हैं इंडिया में, ठीक है। तीन टाइप्स के फंड होते हैं। पहला होता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ये मेंशन्ड है आपका आर्टिकल 266 के फर्स्ट क्लॉज में, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 266 के फर्स्ट क्लॉज में मेंशन्ड है, ठीक है। ऑलराइट, देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में बेसिकली जो भी सरकार आपका सरकार के पास जो भी पैसा टैक्सेस से आता है, ठीक है, जो टैक्स सरकार के पास आता है उसका पैसा, और जो भी रीपेमेंट ऑफ लोन्स, जो रीपेमेंट होती है लोन्स की, उसका जो पैसा आता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जितनी भी ऑल लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI लिख दे रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ, इसे लिखता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, मेड आउट ऑफ दिस फंड, मेड आउट ऑफ दिस फंड। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे पेमेंट होनी है ना, ठीक है, पेमेंट होनी है वो इस पैसे से होगी। दूसरी चीज, जो भी रेवेन्यू का पैसा आ रहा है, ठीक है, जैसे कि जो सरकार ने टैक्स से ऑब्टेन किया है, या फिर किसी एसेट को सेल किया है उससे जो पैसा आया है, या फिर जो लोन्स की रीपेमेंट से पैसा आया है, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होगा। और जो भी कोई पेमेंट करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही करी जाएगी। तो आई होप आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर जो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसका अप्रूवल, इससे पैसा निकाला कैसे जाएगा, इससे पैसा किस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन लगती है इस पर, पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन, ठीक है। जब तक पार्लियामेंट ऑथराइज नहीं करेगी कि इससे पैसा निकाला जा सकता है, तब तक इस फंड से पैसा निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। इसका अप्रूवल करती है कौन? पार्लियामेंट। तो अप्रूवल में क्या लगता है? पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन। जब पार्लियामेंट ऑथराइज कर देगी उसके बाद इसमें से पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। ऑलराइट, फिर दूसरा आता है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मेंशन्ड है आपका आर्टिकल 266 के, जो क्या लिख दिया मैंने, एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। आर्टिकल 266 के सेकंड क्लॉज में, ठीक है। देखो, ऑल अदर मनी विच डज नॉट गेट डिपॉजिटेड इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा नहीं होता है ना, ठीक है, वो आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका मनी फ्रॉम इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट वाला पैसा होता है ना, वो सब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है, ठीक है। तो जितना भी पैसा, जो भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा नहीं होता है, वो आपका बेसिकली पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में चला जाता है। अब इसमें से अगर पैसा निकालना हो तो अप्रूवल किसका लगेगा? अप्रूवल, ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है, एग्जीक्यूटिव एक्शन। इसके लिए जो आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, उनकी परमिशन लगती है इसमें। नो पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। बेसिकली इसमें इसमें पार्लियामेंट से ऑथराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव की परमिशन से भी इसमें से पैसा निकाला जा सकता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। और लास्ट आता है आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका मेंशन्ड है आर्टिकल 267 में,
ठीक है, आर्टिकल 267 में आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया मेंशन्ड है। ये किसके लिए होता है? ये होता है फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जब बेसिकली पहले से नहीं पता हो ना कि पैसे की जरूरत पड़ जाएगी, अचानक से कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए या किसी भी वजह से देश में अचानक से पैसे की नीड हो जाती है, तो फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है। ठीक है, और पैसा निकालने के लिए अप्रूवल किसकी लगती है? अप्रूवल लगती है आपकी बाय प्रेसिडेंट। ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जब पैसा निकालना होता है, ठीक है, कोई भी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ गया, आपदा आ गई, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उसके लिए जब पैसा निकाला जाएगा तो उस पर अप्रूवल लगेगी किसकी? प्रेसिडेंट साहब की। ऑलराइट, आई होप आपको ये तीनों फंड समझ में आ गए होंगे। फिर आता है आपका बजट। बजट, ठीक है, देखो जो बजट वर्ड है ना, नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, क्या है मेंशन्ड? आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बात याद रखनी है कि बजट जो वर्ड है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन्ड है? आर्टिकल 112 के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो बेसिकली बजट क्या होता है? बजट होता है आपका एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ए फाइनेंशियल ईयर। इन ए फाइनेंशियल ईयर मतलब जो भी सरकार को, ठीक है, जो भी सरकार अपना एक स्टेटमेंट देगी कि भैया हमें इस मिनिस्ट्री के लिए इतना इतना पैसा चाहिए। ठीक है, तो वही सारी चीजें कि कितना पैसा सरकार कहाँ पर खर्च करेगी और कितना पैसा सरकार को किस मिनिस्ट्री के लिए लाई है सरकार, ठीक है, कितना पैसा किस मिनिस्ट्री को देगी सरकार, वो सारी चीजें आपके बजट में मेंशन्ड होती है। ठीक है, और यहाँ पर बात करी गई एक फाइनेंशियल ईयर की। हर साल बजट आता है ना, ठीक है, तो एक फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, तो बेसिकली आपको फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर पहले तो देखो, फाइनेंशियल ईयर जो होता है आपका, ठीक है, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मतलब अगर मैं बात करूं इस साल की, तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब हुआ ये 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक आपका एक फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। देखो फिर जो आपका बजट है ना, उसको 6 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। 6 स्टेजेस से बजट को आपका गुजरना पड़ता है। पहली स्टेज होती है आपकी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो प्रेजेंट कौन करता है? प्रेजेंटेशन कौन करता है बजट की? वो करता है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, और बजट स्पीच देता है फाइनेंस मिनिस्टर। देखा नहीं आपका जो आपकी पार्लियामेंट में जब बजट आता है तो फाइनेंस मिनिस्टर बेसिकली उस पर अपनी स्पीच देता है, बजट को पढ़ता है फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हो गया सब लोग मतलब इस पार्लियामेंट में इसका प्रेजेंटेशन कौन करता है? भाई फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट की स्पीच भी देते हैं। फिर आता है दूसरा, फिर ना जब बजट प्रेजेंट हो जाता है उसके कुछ दिन बाद इस बजट पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस बजट पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, जनरल डिस्कशन। और कहाँ होता है? इन लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इस बजट पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर होता है इसमें स्क्रूटनी। स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटी। ठीक है, इसकी बेसिकली स्क्रूटनी करी जाती है, जांच पड़ताल करी जाती है इसकी। ठीक है, बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज की, बजट की स्क्रूटनी करी जाती है बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। तो देखो जब जनरल डिस्कशन हो जाता है ना, उसके लगभग 3 से 4 हफ्ते के लिए उसके बाद जो आपके जो हाउसेज होते हैं, ठीक है, वो आपके एडजर्न कर दिए जाते हैं लगभग 3 से 4 हफ्ते के लिए। ठीक है, उस टाइम पर जो आपकी डिपार्टमेंटल
डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं, ठीक है, वो इस बजट की स्क्रूटनी करती हैं, ठीक है। फिर बात आती है वोटिंग की, फिर इस बजट पे वोटिंग कराई जाती है, ठीक है। देखो जो वोटिंग होती है ना, वोटिंग होती है वोटिंग ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। बेसिकली किस मिनिस्ट्री को, ठीक है, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है, ठीक है, मिनिस्ट्री वाइज, मिनिस्ट्री वाइज, ठीक है। जो बेसिकली सरकार ने डिमांड रखी है कि भैया हम इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा देंगे, ठीक है। फिर उस पर वोटिंग होती है कि भैया कितने लोग चाहते हैं कि इतना पैसा मिले। बेसिकली डिस्कशन हो चुका है कि कितना पैसा, बेसिकली जो सरकार ने दिया था उस बात पर डिस्कशन हो चुका है कि कितना पैसा किसको मिलना है, ठीक है। उसके बाद वोटिंग कराई जाती है, क्योंकि देखो कुछ लोग समर्थन में होंगे कि भैया आपने इतना इतना पैसा इस मिनिस्ट्री को दे रहे हो, हम नहीं चाहते कि इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा मिले। तो कुछ लोग तो बेसिकली वोटिंग के अपोजिशन में खड़े होंगे, और कुछ लोग ऑब्वियस सी बात है कि वोटिंग के साथ में खड़े होंगे कि नहीं भैया इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा मिलना चाहिए। तो ग्रांट्स वही होती है कि किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है, ठीक है। तो इसी चीज पर वोटिंग होती है, ठीक है। अब देखो नीचे इसी में वोटिंग कहां पर होगी, वोटिंग होगी सिर्फ लोकसभा में। तो ये बात स्टार लगा लेना कि जो वोटिंग होती है बजट के ऊपर, बजट में, ठीक है, वो सिर्फ लोकसभा में होगी, इन लोकसभा ओनली, ठीक है। और सिर्फ ऑन ओनली वोटेबल पार्ट ऑफ बजट। जो बजट का सिर्फ वोटेबल पार्ट है ना, ठीक है, उसी के ऊपर वोटिंग होगी। जो नॉन वोटेबल पार्ट है उसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी। तो वोटिंग में हमें क्या क्या बात याद रखनी है कि वोटिंग ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, कि किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है उस बारे में वोटिंग होती है, ठीक है। ग्रांट्स के ऊपर सिर्फ लोकसभा में होगी, और जो सिर्फ वोटेबल पार्ट है बजट का उसी पे वोटिंग हो सकती है, ठीक है। ऑल राइट, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। राज्यसभा में नहीं होगी वोटिंग, यह बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देखो जब वोटिंग होती है ना, फिर उसके बाद एक आता है आपके कट मोशन, कट मोशन, ठीक है, कट मोशन। अब देखो जहां पर वोटिंग हो रही है ना, ठीक है, अब वोटिंग हो रही है लोकसभा में, वोटिंग हो रही है ना, तो बेसिकली ये कट मोशन कहां पर आएंगे, ठीक है, ये आएंगे लोकसभा में, ठीक है। और ये पावर किसकी होती है, पावर ऑफ एमपी। लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर जो लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, उनके पास ये कट मोशन की पावर होती है। सबसे पहला होता है पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी कट, जो कट सही से लिख देता हूं, पॉलिसी कट मोशन। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सरकार पॉलिसी लेके आई थी अपनी बजट में, ठीक है, वो लोकसभा के एमपीज को समझ में नहीं आई, और वोटिंग में ये पाया गया कि उन्होंने बेसिकली पूरी पॉलिसी ही कट कर दी है, ठीक है। एलिमिनेटेड द पॉलिसी। और एलिमिनेट पॉलिसी को कैसे करते हैं वो, बाय गिविंग 1 रुपी टू पॉलिसी। अगर किसी पॉलिसी को 1 रुपीज दे दिया गया है बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, देन इसका मतलब है कि उस पॉलिसी में पॉलिसी कट मोशन लाया गया है और उस पॉलिसी को एलिमिनेट कर दिया गया है। यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे लोकसभा के, उन लोगों को वो पॉलिसी ही पसंद नहीं आई है, ठीक है। ऑल राइट, फिर आती है आपका दूसरा इसमें जो है आपका इकोनॉमी, इकोनॉमी कट मोशन। अरे यार क्या हो रहा है, इकोनॉमी कट मोशन, ठीक है। इकोनॉमिक कट मोशन क्या होता है, बेसिकली जो आपके एमपीज हैं, ठीक है, उनको पॉलिसी तो समझ में आ गई है। उन्होंने कहा यार पॉलिसी तो बढ़िया है, बट इसके लिए जो आप पैसा दे रहे हो ना, ठीक है, इस पॉलिसी पे जो आप पैसा खर्च करने की डिमांड लाए हो वो हमें पसंद नहीं आई है, ठीक है। तो हम आपको इसका ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं कि आप इतना पैसा ना खर्च करके इस तरीके से और इतना पैसा खर्च करिए, ठीक है। यानी एमपीज लाइक द पॉलिसी, लाइक द पॉलिसी but not the expenditure, so they give alternatives, alternatives, ठीक है। तो एमपी बेसिकली क्या होगा कि एमपी को पॉलिसी तो सही लगी है, बट उसका जो एक्सपेंडिचर है वो उन्हें ज्यादा लग रहा है, तो वो एक कम करके एक्सपेंडिचर आपको मतलब गवर्नमेंट को ऑल्टरनेटिव देंगे कि भैया आप इतना पैसा ना लेके इतना पैसा ना खर्च करो इस पे, हम आपको पैसा बता रहे हैं कि आप इस तरीके से थोड़ा कम पैसा खर्च कर सकते हो। तो उनको ऑल्टरनेटिव्स देंगे एमपीज, ठीक है। ऑल राइट, फिर आता है आपका थर्ड जो है आपका
टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन, टोकन कट मोशन का मतलब क्या है? टोकन काट दिया। टोकन काटने का मतलब क्या है? पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो इसमें यहां पर टोकन कट मोशन डिडक्ट 100 रुपीज फ्रॉम एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिसी। एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिसी, जो भी किसी पॉलिसी पे खर्चा होने वाला है, ठीक है, उसमें से 100 रुपीज काट लेते हैं। ठीक है, 100 रुपीज काट लिए जाते हैं, यानी इसका मतलब है कि जो जो पॉलिसी है, ठीक है, वो पास हो गई है। ऑलराइट, यानी अप्रूव्ड, या यहां पर लिख देता हूं पूरा, पॉलिसी अप्रूव्ड बाय एमपीज, यानी एमपीज ने इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसको अप्रूव कर दिया है, और अप्रूव करते टाइम उन्होंने जो एक्सपेंडिचर था पॉलिसी का, जो उस पर होने वाला है, उसमें से 100 रुपए काट लिए। ऑलराइट, ठीक है, तो आपको पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन, आई होप तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक नोट बना के लिख लेना। 26 डेज दिए जाते हैं, 26 डेज आर गिवन फॉर डिस्कशन over grants, and on the last day all the demands that are not discussed yet will be presented for voting। देखो 26 डेज दिए जाते हैं जो ग्रांट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। बेसिकली जो ग्रांट तो तब कहलाती है जब जब वो अप्रूव हो जाती है, ठीक है, उससे पहले वो एक डिमांड रहती है। ठीक है, तो 26 डेज दिए जाते हैं आपके ग्रांट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, और लास्ट डे में, ठीक है, जब ये 26 डे होगा, ठीक है, उस दिन क्या किया जाता है कि जितनी भी डिमांड अलॉन्ग विद जो डिस्कस हो चुकी डिमांड, या फिर जो डिस्कस नहीं भी हुई है ना डिमांड, ठीक है, उन 26 डेज में सबको बेसिकली वोटिंग के लिए रख दिया जाता है। यानी 26 days are given for the discussion over grants, and on the last day all the demands that are not discussed yet will be presented for voting। आपको टाइम दिया गया था 26 दिन का, आपने जितनी डिस्कस करी अच्छी बात है, नहीं जितनी डिस्कस कर पाए हैं आप, ठीक है, जो डिमांड्स रह गई हैं उन पे भी अब सीधे वोटिंग करवाई जाती है। ऑलराइट, इसको हम कहते हैं गिलोटीन। गिलोटीन या फिर गिलोटीन, GUILLTINE, ठीक है, इसको हम कहते हैं गिलेटिन। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। फिर एक चीज आती है आपका यहाँ पर, देखो फिर क्या होगा ना, फिर जब बजट आ जाएगा उसके बाद बजट के लिए जो ऑब्वियसली बात है पैसा अप्रूव होगा, ठीक है, पैसा सरकार को दिया जाएगा बजट के लिए। तो बजट बजट ये बेसिकली डिस्कस होने में, ठीक है, लगभग पूरा अप्रैल चला जाता है। ठीक है, पूरा अप्रैल चला जाता है। लेकिन अगर देखा जाए जो आपका फाइनेंशियल ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो सरकार को जो ये जो बीच का टाइम है 1 से 2 महीने का, ठीक है, उसमें भी तो काम करने के लिए पैसा चाहिए होगा, क्योंकि अप्रूव होने में तो टाइम लगेगा। ठीक है, एक डेढ़ महीना लगभग लग जाता है। तो उस टाइम के लिए भी तो पैसा चाहिए होगा सरकार को, बेसिकली देश को चलाने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पर जो पैसा सरकार को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगा उसको हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, एडवांस मनी फ्रॉम बजट फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो बेसिकली पहले हमने क्या देखा कि जो भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है वो एक पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद निकलता है। ठीक है, और जब बजट अप्रूव किया जाता है तो लगभग अप्रैल के बाद ही बजट अप्रूव हो पाता है। लेकिन उस बीच फाइनेंशियल ईयर जो हुआ है आपका, ठीक है, वो तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम जो पैसा चाहिए सरकार को देश को चलाने के लिए, ठीक है, वो कहाँ से आएगा? ठीक है, वो पैसा बेसिकली वोट ऑन अकाउंट के थ्रू लिया जाता है, एडवांस मनी फ्रॉम बजट, या फिर एडवांस मनी आप कह सकते हो
फॉर, फ्रॉम ही लिख लो, फ्रॉम बजट, ठीक है, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए बजट, दो महीने का बजट आप कह सकते हो कि 2 महीने का बजट का पैसा एडवांस में ले लिया जाता है, ठीक है, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। उसके बाद फिर आपका बजट अप्रूव होता है और फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बाद में पैसा आता रहता है। ऑलराइट, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, और इस पे क्वेश्चन आता है, वोट ऑन अकाउंट पे क्वेश्चन आता है, इसे मैंने डबल स्टार मार्क करवाया है, ठीक है। देखो, आपको 2 महीने का एडवांस पैसा मिल गया है, एडवांस पैसा आपको 2 महीने का मिल गया है। फिर देखो, सरकार को 2 महीने का तो एडवांस पैसा मिल गया। अब जो अप्रैल, मैंने बताया ना कि अप्रैल के बाद तक अप्रूव हो पाता है बजट का पैसा, वो जो बजट का पैसा मिलता है ना, वो पास होता है इन फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, यानी पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, प्रिएशन बिल। अब जो बेसिकली टोटल बजट का पैसा मिलना है वो एक एप्रोप्रिएशन बिल के तौर पर पास होता है, कहां से, पास्ड फ्रॉम पार्लियामेंट। ये बात मैंने आपको बताई है कि पार्लियामेंट से वो बिल बेसिकली आपका एप्रोप्रिएशन बिल के फॉर्म में जो आपको बजट का पैसा मिलना है उसे पार्लियामेंट पास करेगा, ठीक है। और फिर जो बजट का पैसा है, मनी फॉर बजट, वो कहाँ से मिलेगा आपको, पूरे साल भर सरकार को कहाँ से मिलेगा बजट का पैसा, वो मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो बजट का पैसा होता है वो पार्लियामेंट अप्रूव करती है, पार्लियामेंट पास करती है इन फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, और फिर जो बजट का पैसा होता है वो दिया किस अकाउंट में से जाता है, वो दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो, फिर आता है आपका पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल, ठीक है, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। जो आपका फाइनेंशियल बिल होता है ना, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के बीच में सिमिलरिटीज होती है, वो आपको याद होंगी, ठीक है, कुछ जो सिमिलरिटीज होती है वो याद होंगी। देखो, फिर जो पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल होता है ना, ये क्यों पास कराया जाता है कि देखो, सरकार आपने देखा होगा हर साल टैक्सेस में कुछ चेंज करती है कि इस साल भैया इस बंदे को इतना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, इन बंदों पर टैक्स रिड्यूस कर दिया या इन बंदों पर टैक्स बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अगर बात करें नॉर्मली, अगर आपको फाइनेंस में बेसिकली जो आपके इनकम टैक्स है, ठीक है, उसमें चेंज करना है, ठीक है, तो आपको उसके लॉज वगैरह में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। बट फाइनेंशियल बिल को पास कराने का मतलब ये है कि बिना किसी डायरेक्ट अमेंडमेंट इन द लॉ, ठीक है, सरकार टैक्सेस में चेंज कर सकती है, ठीक है, सरकार टैक्सेस में चेंज कर सकती है, जो भी वो रेवेन्यू जनरेट करती है, रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू टैक्स, ठीक है, जो भी टैक्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, कैन चेंज इट, कैन चेंज इट, यानी सिंपल भाषा में कह सकते हैं हम कि वो टैक्स बढ़ा या घटा सकती है, ठीक है। और वो सरकार हर साल टैक्स बढ़ाएगी या घटाएगी, वो किसके थ्रू घटाएगी, वो घटाएगी थ्रू एक फाइनेंशियल बिल, वो फाइनेंशियल बिल पार्लियामेंट से पास करवाएगी, ठीक है, जिसके थ्रू वो इनकम टैक्स को बढ़ा या घटा सकती है, ठीक है, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, और ये भी पार्लियामेंट से ही पास होगा, पार्लियामेंट अप्रूवल, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो फाइनेंशियल बिल होगा, ठीक है, वो सरकार क्यों पास कराती है, टू चेंज द टैक्स दैट इट इज जनरेटिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन द कंट्री, ठीक है, फिर चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर कहीं से भी और से भी टैक्स आ रहा हो, ठीक है, तो उस टैक्स को बढ़ा या घटा सकती है बाय पासिंग ऑफ अ फाइनेंशियल बिल। और अप्रूवल किसकी लगती है, अप्रूवल लगती है इसमें पार्लियामेंट की। फाइनेंशियल बिल को पास कौन करेगा, पार्लियामेंट तो करेगी, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सारी बातें, अप्रोप्रिएशन बिल जो बजट का पैसा मिलना है वो समझ में आया होगा, फाइनेंशियल बिल जो आपके रेवेन्यू में टैक्स, जो रेवेन्यू जो जनरेट करिए टैक्स के थ्रू, उसमें चेंज करना है, टैक्स को कम करना है, टैक्स को बढ़ाना है, ठीक है, वो फाइनेंशियल बिल के रूप में पास होगा, पार्लियामेंट की अप्रूवल लगेगी। ऑलराइट, तो ये था बेसिकली आपका बजट पूरा। तो आई होप आपको पूरा बजट समझ में आया होगा। तो देखो, अब हमारी आती है पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है। देखो, पार्लियामेंट्री कमिटीज अगर बेसिकली बताऊं, दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी स्टैंडिंग कमिटी, ठीक है, और एक होती है आपकी एड हॉक कमिटीज, ठीक है। जो आपकी स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं
वो परमानेंट होती हैं, परमानेंट, ठीक है। और जबकि एडहॉक कमिटीज होती हैं, ठीक है, वो होती हैं टेम्परेरी, टेम्परेरी, ठीक है। यानी टेम्परेरी का मतलब क्या है, डिसॉल्व्ड आफ्टर द वर्क इज डन, ठीक है। जब बेसिकली जब इनकी जरूरत होती है, जिस टाइम पर काम होता है उस टाइम पर इनको बनाया जाता है, और जब काम खत्म करने के बाद एडहॉक कमिटीज को डिसॉल्व यानी खत्म कर दिया जाता है। वहीं जो स्टैंडिंग कमिटी होती है वो परमानेंट होती है, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में फाइनेंशियल कमिटीज, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पढ़नी भी क्या है, फाइनेंशियल कमिटीज ही पढ़नी है। फाइनेंशियल कमिटीज तीन टाइप की होती हैं। पहली होती है आपकी पब्लिक अकाउंट कमिटी, दूसरी होती है आपकी एस्टिमेट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी, ठीक है। और थर्ड होती है आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी, ऑलराइट। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी पब्लिक अकाउंट कमिटी की। पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है। देखो पब्लिक अकाउंट कमिटी बनी कब थी, सेटअप कब हुई थी, सेटअप हुई थी 1921 में, ठीक है। 1921 में सेटअप हुई थी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है, उसमें इसके बारे में लिखा हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में इसका मेंशन था। सेटअप कब हुई थी, 1921 में, ठीक है। अब देखो इसमें ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसके मेंबर्स कितने होते हैं, सीधा सीधा इन्हीं चीज पे क्वेश्चन पूछता है। इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि 15 होते हैं आपके लोकसभा के, ठीक है, और 7 होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। तो ये मेंबर्स याद रखने की, टोटल 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका, और वही पीआरएसटीबी, पीआरएसटीबी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। और इलेक्शन इलेक्शन करता कौन है, बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखो अ मिनिस्टर, 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 ठीक है, अ मिनिस्टर कांट बी इट्स मेंबर, कोई भी मिनिस्टर इस कमिटी का मेंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। टर्म कितना होता है इसका, इस कमिटी का 1 साल का इसका टर्म होता है इस कमिटी का, 1 ईयर, ठीक है। इस कमिटी का हेड कौन होता है, इस कमिटी का हेड होता है, इस कमिटी का हेड होता है अपोजिशन पार्टी से, अपोजिशन पार्टी से इस कमिटी का हेड चुना जाता है, रूलिंग पार्टी से नहीं होगा, अपोजिशन पार्टी से इस कमिटी का हेड होगा, ठीक है। और इसको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय, इसके हेड को अपॉइंट कौन करता है, बाय लोकसभा स्पीकर। जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो जो आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड होगा जो कि अपोजिशन पार्टी से होगा, उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है। फंक्शन क्या होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट्स रिपोर्ट्स ऑफ कैग, जो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, ठीक है, वो जब अपनी रिपोर्ट्स देता है तो उसकी रिपोर्ट्स का इन्वेस्टिगेशन करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। इसीलिए जो आपका कैग है ना, उसको बोलते हैं फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, कैग को बोलते हैं, ठीक है, ऑल राइट। फिर आती है आपकी सेकंड कमेटी जो होती है एस्टिमेट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, ठीक है, एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी कब सेटअप हुई थी, ये सेटअप हुई थी 1950 में, ठीक है।
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मैथई। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे जॉन मैथई, उन्होंने रिकमेंड करी थी कि एक एस्टिमेट्स कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। इसमें मेंबर्स होते हैं 30, और वो सारे के सारे होते हैं लोकसभा के। इसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता है, इसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता है। ठीक है, फिर अ मिनिस्टर कांट बी इट्स मेंबर, कोई भी मिनिस्टर एस्टिमेट्स कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता है। कोई भी मिनिस्टर, अ मिनिस्टर कांट बी इट्स मेंबर। ठीक है, ऑलराइट। इसका टर्म कितने का होता है, इसका टर्म भी 1 ईयर का होता है। ठीक है, ऑलराइट। फिर इसका जो हेड होता है, हेड होता है, ठीक है, फ्रॉम रूलिंग पार्टी, फ्रॉम रूलिंग पार्टी। ये इसका जो हेड होगा वो रूलिंग पार्टी से होगा, जो रूलिंग पार्टी होगी उस टाइम पे सेंटर में। ठीक है, उसका हेड रूलिंग पार्टी से, मतलब वो जो इस कमेटी का हेड है वो उस पार्टी से होगा जो पार्टी रूलिंग में है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय लोकसभा स्पीकर। फिर से लोकसभा के स्पीकर भाई साहब इस कमेटी के भी हेड का अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है एस्टिमेशन ऑफ बजट। जो बजट का एस्टिमेशन होता है, ठीक है, वो आपकी एस्टिमेट्स कमेटी देती है। देखो नाम से समझ में आ रहा है, एस्टिमेट्स कमेटी, और करेगी क्या, एस्टिमेशन ऑफ बजट। ठीक है, फिर देखो यहां पर एक चीज देखना, जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्या लिख दिया मैंने, पब्लिक अकाउंट, अकाउंट, ठीक है, अकाउंट कमेटी, एंड आपकी एस्टिमेट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी। ठीक है, इनको बोलते हैं ट्विन सिस्टर्स, ट्विन सिस्टर्स। ठीक है, देखो इनको ट्विन सिस्टर्स इसलिए बोलते हैं ना, ठीक है, कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करती है, कैग की रिपोर्ट्स का इन्वेस्टिगेशन करती है। ये बात अभी हमने देखी। ठीक है, कैग अपनी रिपोर्ट कब बनाता है, जब बेसिकली सरकार ने एक्सपेंडिचर कर दिया होता है, पैसे का खर्चा कर दिया होता है। ठीक है, यानी आफ्टर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के बाद की रिपोर्ट को ये इन्वेस्टिगेट करती हैं कि कितना पैसा सरकार ने कहां पर खर्च किया है। ठीक है, जब एक्सपेंडिचर हो चुका है तो आफ्टर एक्सपेंडिचर की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो कि कैग बनाता है, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी इन्वेस्टिगेट करती हैं। और जो एस्टिमेट कमेटी क्या होती है, ठीक है, एस्टिमेट कमेटी क्या करती है, बिफोर एक्सपेंडिचर। अब बजट जब आता है तो पैसा खर्च थोड़ा हो गया होता है, बजट में तो लिखा होता है कि कहां पर कितना पैसा खर्च करना है। ठीक है, बिफोर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यानी एस्टिमेशन ऑफ बजट कौन सी करती है, एस्टिमेट्स कमेटी। ठीक है, और खर्चा होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कौन करती है, वो करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। यानी एक खर्चा होने से पहले और एक खर्चा होने के बाद, जो बेसिकली रोल में आ रही है। ऑलराइट, ठीक है, तो इनको बोलते हैं ट्विन सिस्टर्स। ठीक है, ओके। फिर जो लास्ट आपकी कमेटी आती है वो आती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ठीक है, ये सेटअप कब हुई थी, ये सेटअप हुई थी 1964 में। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी को बनाया गया था। ठीक है, मेंबर्स कितने होते हैं इसमें, मेंबर्स होते हैं इसमें 22, वही सेम 15 लोकसभा के एंड 7 राज्यसभा के। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि पब्लिक, जस्ट लाइक दी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ऑल्सो हैज 22 मेंबर्स constituted by 15 members from Lok Sabha and 7 members from राज्य सभा। ऑलराइट, फिर बात करते हैं इसके टर्म की। इसका भी टर्म कितना होता है,
1 ईयर का, ठीक है, 1 ईयर का। और इसका इलेक्शन कौन करता है? इलेक्शन बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है। और एक सेकंड, मैंने आपको एस्टिमेट्स कमेटी में इलेक्शन लिखवाया है? इलेक्शन कमेटी में नहीं, हाँ देखो, तो यहाँ पर लिख लो, इसमें कितनी कोई बड़ी बात नहीं है। एस्टिमेट्स कमेटी का जब 300 मेंबर लोकसभा के हैं, ठीक है, तो इलेक्शन इलेक्शन भी तो किस में होगा? सिर्फ लोकसभा में ही तो होगा। जब 300 जब 30 के 30 मेंबर्स लोकसभा के हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो इलेक्शन भी सिर्फ लोकसभा में ही होगा इसका, ठीक है। ऑलराइट, तो आपका पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का इलेक्शन कौन कर, जो आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है उसका इलेक्शन करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। 15 इसमें लोकसभा के मेंबर होंगे और 7 राज्यसभा के मेंबर होंगे, ठीक है। ऑलराइट, फिर बात करते हैं इसके हेड की। जो इसका हेड होगा, ठीक है, वो फ्रॉम लोकसभा, इसका हेड जो होगा वो लोकसभा से होगा, ठीक है। ऑलराइट, अपॉइंटेड बाय लोकसभा स्पीकर, और उस हेड को अपॉइंट कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर, यानी तीनों कमेटी के हेड को अपॉइंट कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। और कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता है, मिनिस्टर कांट बी इट्स मेंबर, ठीक है, मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता। ऑलराइट, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है इसका एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट की रिपोर्ट्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर, जो से लिखता हूँ, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट की रिपोर्ट्स होती हैं, उसकी जो एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, वो आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी करती है। ओके, ऑलराइट, तो इसी के साथ आपका जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टेट गवर्नमेंट। तो अब तक नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।